गुड मॉर्निंग मोनिका मैम। जय हिंद। गुड मॉर्निंग सर। तो सर जो आपने एक मिनट मुझे याद करने दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ क्या पूछना था। पूछना फिर था से कुछ। बताइए, क्या क्या कहना चाहते हैं, मैंने क्या कहा था। हाँ मैं याद कर रही हूँ सर, एक मिनट, मुझे रात में आता। एक मिनट। अभी स्किप हो रहा है सर, अभी पूछते हैं। मैंने आपको कुछ कहा था रात को, ऐसी बात है। नहीं नहीं सर, मुझे डाउट था। अभी मैं पूछती हूँ आपको सर, थोड़ा याद आएगा तो पूछती आपको डाउट था, लैप्स पीरियड के बारे में डाउट था, डिजाइन के और पेटेंट के। हूँ। नहीं नहीं। नहीं। अरे वो फॉरेन वाला जो आप बोल रहे थे कि। और एन एप्लीकेंट वाला सिक्रेसी हाँ डायरेक्शन में। हाँ हाँ वही। अभी करते हैं मैडम। अब मैंने क्या कहा था, पहले मैं वो समझाता हूँ, उसके लिए पहले आपको एक क्वेश्चन करता हूँ ताकि प्रीफेस बने। हम्म सिक्रेसी डायरेक्शन जब एप्लीकेशन पे लगेगी तो हम्म। एप्लीकेशन का क्या नहीं होगा। पब्लिश नहीं होगा सर, लेकिन कंट्रोलर पब्लिश, गारंटी में रिफ्यूज नहीं कर सकता। हाँ, मगर पब्लिश नहीं होगा। यहाँ तक हाँ हमें कंटेक्स्ट चाहिए, वो चीज को लेके जाने के लिए यहाँ तक का हाँ। कंटेक्स्ट चाहिए कि पब्लिकेशन नहीं होगा। हम्म मान लीजिए कि उस एप्लीकेशन में एक फॉरेन एप्लीकेंट है जो हम्म इंडिया का नहीं है, हम्म। और वो अपने इन्वेंशन को करके आया है यूएसए में, मान लीजिए यूएसए में करके आया है। ठीक है। अब वो इंडिया में एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। हम्म अब उस पे कंट्रोलर ने सीक्रेसी डायरेक्शन लगा दी। हम्म। अब वो एप्लीकेशन गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहा है कि यहाँ पर एक एप्लीकेंट है, वो यूएसए से है, हाँ। जिसका इन्वेंशन ऑलरेडी यूएसए में पब्लिश हो चुका है, फाइल्ड भी पब्लिक। नहीं हुआ है, पब्लिश हो चुका है, यानी यूएसए में कहीं ना कहीं उसने यूज किया है। तो हाँ। क्या क्या अब सीक्रेसी डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस रहता है वहां पर। नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर फॉरेन एप्लीकेंट है और इन्वेंशन बाहर किसी कंट्री में डिस्क्लोज हो चुका है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर को कहेगी कि इसमें कोई सीक्रेसी डायरेक्शन, हालांकि है, इंपॉर्टेंस हम्म है इसका इंडिया की हम्म। सीक्रेसी से, बट ये ऑलरेडी बाहर रिवील हो चुका है, इसीलिए इस पे से पब्लिकेशन ना करने का क्लोज हटा दो, इसे पब्लिश होने दो। ओके, तो सर उसमें जो सेक्शन है उसमें ये फॉरेन एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेंट एप्लीकेंट, हाँ फॉरेन एप्लीकेंट आएगा। दिखा ठीक है। देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बाय अ फॉरेन एप्लीकेंट हम्म it is found that the invention is published outside India। एप्लीकेशन की बात नहीं है यहाँ पर, बाहर भी एप्लीकेंट किया है। इन्वेंशन इज पब्लिश्ड। आपने हम्म किसी भी तरीके से इन्वेंशन को पब्लिश कर दिया है आउटसाइड इंडिया, हम्म। तो उस केस में उस एप्लीकेशन पे इंडिया में सीक्रेसी डायरेक्शन लगाने की कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, अंडरस्टूड। तो उसे पब्लिश होने दो। हम्म। ओके ओके, अंडरस्टूड। एनी अदर क्वेश्चन। नहीं, बस यही था अभी तो। हाँ देखिए मैडम, इसमें सेक्शन 35 से हम आगे बढ़ते हैं हम्म और थोड़ा सा पढ़ते भी हैं इसे कि क्या अगर कोई नई इंफॉर्मेशन हमें मिलती हो तो। पहले हम हम्म अपना नॉलेज चेक करेंगे कि हमें क्या पता है। सेक्शन नंबर 35 में सिक्रेसी डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। हम्म। अगर एप्लीकेशन पे सिक्रेसी डायरेक्शन लगी तो क्या होगा। पब्लिश नहीं होगी।
ओके, कंट्रोलर पब्लिश नहीं होगा। एंड कंट्रोलर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। नोटिफाई करेंगे। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको पढ़ते भी। वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन मेड बिफोर or after the commencement of this act for a patent, it appears to the controller that the invention is one of a class notified to him by the central government as relevant for defense purpose. देखिए, अब ये एक बड़ी लाइन है, अगर इसको समझिए तो, कि कंट्रोलर कैसे डिसाइड करेगा कि इसको सिक्रेसी डायरेक्शन में रखना है या नहीं रखना है। तो पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोलर को कुछ क्लास दिए होंगे कि अगर एप्लीकेशन इस क्लास के अंदर फॉल करती है तो उसे सिक्रेसी डायरेक्शन में या डिफेंस पर्पस के लिए रखिएगा। अब क्लास पता है आपको, क्लास कैसे डिफाइन होते हैं? क्लास और सब क्लास होते होंगे, लाइक कोई एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है या फिर कुछ। एग्जैक्टली ये आते हैं ई स्पेस नेट से। मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, सिर्फ समझने के लिए कि क्लास होते क्या है। आपने बोला हो वैसे ही है, बट वो होते कहां पर है, उसका डिवीजन कहां पर लिखा हुआ है, वो समझने के लिए। जय हिंद रूबी मैडम, जय हिंद साक्षी मैडम। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये डिस्कशन है जी, गुड मॉर्निंग। ये डिस्कशन है कि सिक्रेसी डायरेक्शन किसी भी एप्लीकेशन पे कंट्रोलर जब लगाते हैं तो कंट्रोलर किस बेसिस पे उस एप्लीकेशन को सिक्रेसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। उसका आंसर है यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे एक लिस्ट ऑफ क्लास देते हैं कि अगर कोई भी एप्लीकेशन ये लिस्ट ऑफ क्लास में फॉल करती है तो उसे एटॉमिक एनर्जी या फिर डिफेंस के पर्पस से ज्वाइन किया जाए, यानी उस पे सिक्रेसी डायरेक्शन लगाया जाए। ओके मैडम, अब ये क्लासेस कहां से डिफाइन होते हैं या क्लासेस होते कहां पर है, कैसे एक एप्लीकेशन में सारे क्लासेस डिफाइंड होते हैं। तो उसके लिए मैंने ओपन किया है ई स्पेस नेट और उसमें भी है क्लासिफिकेशन सर्च। ये मेन क्लासेस है, ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना आपको, ह्यूमन नेसेसिटीज, परफॉर्मिंग ऑपरेशन, केमिस्ट्री, टेक्सटाइल, फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरल। फिर हर एक क्लास के अंदर उसके सब क्लासेस है, जैसे कि ये ए के अंदर इतने सारे सब क्लासेस, फिर हर एक सब क्लासेस के अंदर भी सब क्लासेस है, फिर उसके अंदर भी सब क्लासेस है, फिर उसके अंदर भी शायद सब क्लासेस है। हाँ, तो अब इतने सारे क्लासेस मिलके एक पर्टिकुलर क्लास डिफाइन होता है। जैसे कि यहाँ पर है सॉवेल्स, हैंड ऑपरेटेड डेड ग्रेस, डेडगर्स। तो ये आता है A01B1/02 में। तो ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से डिफाइंड है। उसमें भी है सब क्लासेस बहुत सारे, कितना बहुत बड़ा सब क्लास है। तो ये देखिए, ये अकेला सिलेक्ट हुआ, यानी कोलैप्सिबल, एक्सटेंसिबल, कॉम्बिनेशन विथ अदर टूल्स। अगर कोई टूल ऐसा है कि जो कोलैप्सिबल है, एक्सटेंसिबल है, जो कोलैप्स हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, और कॉम्बिनेशन विथ अदर टूल्स, किसी और टूल के साथ भी यूज हो सकता है, तो उसका क्लास है A01B1/022। तो इसी तरीके से हर एक एप्लीकेशन को क्लास दिया जाता है। कौन देते हैं क्लास? एग्जामिनर देते हैं। कब देते हैं? पब्लिकेशन से पहले देते हैं। आपकी एप्लीकेशन जब पब्लिश होती है ना, उससे पहले एग्जामिनर उसे एक क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस क्लास के अंदर फॉल होगी। और अगर वो एप्लीकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लास दिए हैं उसके अंदर फॉल होती है,
तब जाके कंट्रोलर क्या करेगा, उस एप्लीकेशन पे सीक्रेसी डायरेक्शन लगाएगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ मोनिका मैम, साक्षी मैम, रूबी मैम? जी सर, क्लासेस जी पता है सर ये चीज। परफेक्ट। और where otherwise the invention appears to him to be so relevant, he may give direction for prohibiting or restricting the publication of information with respect to the invention or the communication of such information। अब इसको भी करेक्ट करते हैं कि एक चीज तो ये है कि कंट्रोलर ने जो क्लासेस दिए हैं उसी के बेसिस पे वो सिक्रेसी डायरेक्शन लगाएगा, वो यानी कंट्रोलर। दूसरा, अब यहां पर उसको ओपन हैंड दे दिया गया है कि वेयर अदरवाइज द इन्वेंशन अपीयर्स टू हिम टू बी सो रिलेवेंट, यानी अगर कंट्रोलर को लगता है कि भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो क्लास दिए हैं उससे एप्लीकेशन रिलेट नहीं कर रही है, बट फिर भी कंट्रोलर को लगता है कि ये एप्लीकेशन डिफेंस से रिलेटेड है, तब भी कंट्रोलर उस पे सिक्रेसी डायरेक्शन लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 से ये दो ही कंक्लूजन बनते हैं कि कंट्रोलर कब कब सिक्रेसी डायरेक्शन लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर। पॉइंट नंबर 2 जी, पॉइंट नंबर 2, where the controller gives any such direction as are referred to in subsection 1, he shall give notice of the application and of the direction to the central government। फिर वो क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करेंगे। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट shall upon receipt of such notice consider whether the publication of the invention would be prejudicial to the defense of India, and if upon such consideration it appears it that the publication of the invention would not prejudice, give notice to the controller to that effect, who shall thereupon revoke the direction and notify the applicant accordingly। अब ये जो पूरा केस है वो एक्चुअली आता है 36 में कि कैसे होगा, मगर यहाँ पर बताया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि इसमें कोई भी डिफेंस या कुछ भी चीज मेंशन नहीं है एप्लीकेशन में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर को ये कहेगा कि इससे सिक्रेसी डायरेक्शन हटा दीजिए, इसको आगे जाके पब्लिश होने दीजिए। बस ये बात है यहाँ पर। तीसरा, विदाउट प्रिजुडिस to the provision contained in subsection 1, where the central government is of the opinion that an invention in respect of which the controller has not given any direction under subsection 1 is relevant for defense purpose, वो defense purpose से relevant है, it may at any time before a grant of a patent notify the controller to that effect, and thereupon the provision of that subsection shall apply as if the invention were one of the class notified by the central government, and accordingly the controller shall give notice to the central government of the direction issued by him। यहां से एक बड़ी चीज हमें मिली, देखिए अगर इसको ध्यान से पढ़े तो, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब तक सिक्रेसी डायरेक्शन लगा सकता है या लगाने के लिए कह सकता है कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन पे, कब तक? मोनिका मैम, साक्षी मैम, रूबी मैम? बिफोर पब्लिकेशन कभी भी नहीं सर, बिफोर ग्रांट कभी भी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। बट सर अगर पब्लिश हो गया तो फिर उस पे सिक्रेसी हाँ पब्लिश हाँ, नहीं तो होता। पब्लिश नहीं, ये देखिए, विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सब रूल 1,
where central government is of opinion that an invention in respect of which the controller has not given any direction under subsection 1, यानी कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, किसने? कंट्रोलर ने, इज रिलेवेंट फॉर डिफेंस पर्पस, मगर फिर भी वो एप्लीकेशन डिफेंस से रिलेवेंट है. इट में एनी टाइम बिफोर ग्रांट of patent notify the controller to that effect, and thereupon the provision of subsection shall apply as if the invention were one of the class notified by the central government, and accordingly the controller shall give notice to the central government of the direction issued by him. इसमें कहीं पर भी सर ये लिखा है पब्लिक, हेलो, पब्लिश हो गया तो भी लगा ही सकते हैं. लगा ही सकते हैं, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो पब्लिकेशन की सारी डिटेल्स जर्नल से हटा भी सकते हैं. ओके. हालांकि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है वो डिबेटेबल होगा, बट यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पब्लिकेशन हुआ तो फिर सीक्रेसी डायरेक्शन नहीं लगा सकते हैं. डज इट रिटन एनीवे गंगाधर सर? नहीं. यस सर. ये समझे आप, ये जो लिखा है उसमें थर्ड पॉइंट में? नहीं सर. हालांकि आप बोल रहे हैं वो बात सही है कि पब्लिकेशन हो गया उसके बाद में सीक्रेसी डायरेक्शन लगाने का मीनिंग ही क्या बनता है, बट बिफोर ग्रांट वो कर सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो ये हमारा कॉमन सेंस है, यानी हम ऐसा मान रहे हैं कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उस इन्वेंशन की सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, हटवा सकते हैं आगे जाके. ओके सर. वैसे तो इसमें बहुत सारे क्लोज है सर. देखिए, सिर्फ आप पब्लिकेशन तक रुके, मैं अगर ऐसा कहूं कि 6 वीक के अंदर अंदर इस पे लग जाना चाहिए था सीक्रेसी डायरेक्शन, अदरवाइज फिर नहीं लग सकता है, क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही है? हाँ सर, ये गंगाधर भी सर? सही है, क्योंकि फिर वो फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा. तो इसी वजह से देयर आर मेनी क्लोज, बट हम पहले जो सबसेक्शन 3 लिखा है उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं कि वहां पर लिखा है कि ग्रांट से पहले कभी भी सीक्रेसी डायरेक्शन लग सकता है, बट अब वो लगेगा तो उसमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हुई तो फिर हम उस पे पब्लिक यानी उसको पब्लिकेशन रोक नहीं सकते हैं, वो दिया गया है सेक्शन 36 में. सीक्रेसी डायरेक्शन टू बी पीरियोडिकली रिव्यूड, सीक्रेसी डायरेक्शन को पीरियोडिकली रिव्यू किया जाएगा. द क्वेश्चन वेदर एन invention in respect of which secrecy direction have been given under section 35 continue to relevant for defense purpose shall be reconsidered by the central government at the interval of 6 months. यानी हर 6 महीने पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये चेक करेगी कि जो भी एप्लीकेशन सीक्रेसी डायरेक्शन में है वो क्या अभी भी सीक्रेसी डायरेक्शन में रहने के लायक है या नहीं है, और ऑन अ रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेंट which is found to be reasonable by the controller, and if on such reconsideration it appears to the central government that the publication of the invention would no longer be prejudicial to the defense of India, or in case of an application filed by a foreign applicant, it is found that the invention published outside India. अब मान लीजिए कि जैसे आपने कहा गंगाधर सर कि आपकी एप्लीकेशन का पब्लिकेशन हो गया था और बाद में शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपकी एप्लीकेशन पे सीक्रेसी डायरेक्शन लगा दो, तो उस टाइम पे आप कह सकते हो कि सर ये पब्लिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, या फिर ये भी केस हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि सर
आपने जब मुझे फाइल मीन्स मैंने फाइल कर दिया था यहाँ पर, उसके बाद में मैंने किसी रिसर्च पेपर में इसको पब्लिश कर दिया है, तो अब वो रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन होने की वजह से आप मेरा सीक्रेसी डायरेक्शन में जो एप्लीकेशन है उसे भी पब्लिश कर दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। वैसे ही अगर सीक्रेसी डायरेक्शन में जो एप्लीकेशन है उसमें कोई एक फॉरेन एप्लीकेंट है, तो वहां पर भी आप कह सकते हैं कि मैं फॉरेन एप्लीकेंट हूं, ये इन्वेंशन ऑलरेडी आउटसाइड इंडिया पब्लिश्ड हो चुका है, तो प्लीज मुझे यहाँ पर भी सीक्रेसी डायरेक्शन मत लगाइए, क्योंकि ये इन्वेंशन की सारी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में है। और इन टोटल ना से यहाँ पे मतलब दो ही तो कंडीशन है, एक तो फॉरेन एप्लीकेंट की और एक फॉरेन में अगर एप्लीकेशन हो गई है फाइल। हाँ, और तीसरी कंडीशन हुई ना मैडम, द मेन कंडीशन जिसके लिए है पीरियोडिकली रिव्यूड। रिव्यूड, हाँ। नहीं सर, आपने इस पे तो इन्वेंशन बताया था ना कल, जहां तक याद है मुझे। इन्वेंशन है ना, ये रहा Invention। इन्वेंशन पब्लिश, हाँ, आपने बोला एप्लीकेशन था नहीं। एप्लीकेशन नहीं है, इन्वेंशन है। तो यहाँ पर लिखा ही है इन्वेंशन पब्लिश्ड है। ठीक है, तो फॉरेन में इन्वेंशन पब्लिश अगर हो गया है तो। हाँ, यानी फॉरेन में मान लीजिए किसी ने एक यूट्यूब का वीडियो बना दिया कि ये मेरा इन्वेंशन है, तो उसे भी क्या माना जाएगा, इन्वेंशन का पब्लिकेशन। ओके ओके, हाँ वो तो है, ठीक है सर। तो टोटल ऐसे 3 तो कोई कंडीशन है जी। सर ऐसे तो सर कोई भी अपना वो जाके फॉरेन में पब्लिश करके सिक्योरिटी हटवा देगा फिर। तो सर ये क्लोज लिखा हुआ है, और सर वो सही भी है ना। अगर आपने फॉरेन में जाके अपनी सीक्रेसी डिस्क्लोज कर दी कहीं पर भी, उसके बाद में सीक्रेसी डायरेक्शन लगाने का मीनिंग क्या है। इसीलिए इसका जो हार्ट है ना, ये जो चीजें समझने का जो बाय हार्ट है, वो ऐसा ही लग रहा है कि सीक्रेसी डायरेक्शन द मोमेंट यू आर फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन, मुझे लगता है कि वो 1 वीक के अंदर अंदर या फिर 21 दिन के अंदर अंदर, वो तो श्योरिटी से आप कह लीजिए विद इन 21 डेज वो तय हो जाता है कि इस एप्लीकेशन पे सीक्रेसी डायरेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। अब मैंने 21 डेज क्यों कहे, उसके पीछे भी रीजन समझिएगा। नंबर 1, अर्ली पब्लिकेशन कब तक होता है, फॉर्म 9 से 1 मंथ में, तो वो भी 1 Yes, sir. मंथ की टाइमलाइन है। दूसरा, 39 में फॉरेन फाइलिंग एप्लीकेशन में कंट्रोलर कितने दिन लेता है डिसीजन देने के लिए, 21 10 से डेज। 21 डेज। 21 डेज। और वो 21 डेज में क्या चेक करता है कि उसमें सीक्रेसी डायरेक्शन लगानी है कि नहीं लगानी है, हम्म। करेक्ट। तो Yes. बस वही आप समझ लीजिए कि मिनिमम जो ड्यूरेशन है, अगर कोई लॉजिकली पूछे आपको वाइवा में ये कि सीक्रेसी डायरेक्शन जनरली लगता है तो वो कितने दिन में लग सकता है, तो उसका आंसर होगा विद इन 21 डेज सर AFR भी तो आता है ना वो फाइलिंग आफ्टर के बाद। फाइलिंग रिपोर्ट। हाँ, तो जहाँ तक कि वही कंफर्म करता है कि एप्लीकेशन ऑर्डर में है, अदरवाइज सिक्रेसी लगानी तो उसी में मेंशन कर देते हैं उसी वो। में मेंशन कर देते हैं, बट या अभी फिर तक कोई फॉर्चून एप्लीकेशन में डिस्क्रिपेंसी है। तो भी वो एएफआर में आ जाती है, वो तो सारी चीजें आती है। बट मेनली हम अभी 35 से 42 में कंसर्न कर रहे हैं, तो उसमें सीक्रेसी डायरेक्शन भी आ सकता है, नोटिफाई कर सकते हैं कंट्रोलर कि आपकी एप्लीकेशन पे सीक्रेसी डायरेक्शन लगाया गया है। यस सर। सो ये 3 चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान देना है 36 में। नंबर 1, 6 महीने में पीरियोडिकल रिव्यू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 2, एप्लीकेंट खुद ये कहे कि सर देखिए ड्यू टू सो एंड सो रीजन मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। या नंबर 3, अगर कोई एप्लीकेशन में फॉरेन एप्लीकेंट हो और वो फॉरेन एप्लीकेंट कहे कि मेरी एप्लीकेशन पब्लिश हो चुकी है, सॉरी मेरा इन्वेंशन पब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट, बट सर ये वाला फॉरेन कंट्री में होगा ना, फॉरेन एप्लीकेंट है प्लस फॉरेन कंट्री में पब्लिश कर रखा है। आउटसाइड इंडिया। जी सर, मगर सर दूसरा भी देखो, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है बाय द एप्लीकेंट विच इज फाउंड टू बी रीजनेबल बाय द कंट्रोलर। ये क्या मीनिंग हुआ, अब इसमें है ना ऐसा लिख दिया है कि इसका आप कुछ भी मीनिंग बना सकते हो, ये लाइन का एप्लीकेंट विच इज फाउंड टू बी रीजनेबल। अब आपने ही कहा सर, मान लीजिए आपने ही कहा, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, उसमें आप देख लीजिए कि पहला एग्जाम्पल जैसे आपने कहा
कि सर मैंने तो फॉर्म नंबर 9 फाइल किया था, पब्लिकेशन हो गया, अब उस पे सिक्रेसी डायरेक्शन लगा के क्या ही होगा? एक रीजनेबल ग्राउंड है कि नहीं है ये भी? हाँ सर। फिर दूसरा, सर 6 वीक हो गए थे इसीलिए मैंने पीसीटी फाइल कर दी और वो बाहर जाके पब्लिश हो चुका है, ये भी रीजनेबल ग्राउंड है कि नहीं है? यस सर, ये भी है। हाँ, तो ये रीजनेबल ग्राउंड कुछ भी हो सकते हैं। हालांकि फॉरेन एप्लीकेंट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि फॉरेन एप्लीकेंट में यही लिखा है कि इन्वेंशन पब्लिश्ड हुआ है आउटसाइड इंडिया, बट सामने उसमें ये ग्राउंड दे दिया है कि एप्लीकेंट विच इज फाउंड टू बी रीजनेबल। समझ रहे हैं? फॉरेन एप्लीकेंट भी एक एप्लीकेंट तो है ही ना सर। हाँ सर। तो अगर वो एप्लीकेंट रीजनेबल लगे उनको, कंट्रोलर को, तो हटवा भी सकते हैं, पब्लिकेशन होने भी दे सकते हैं। हटवा सकते हैं यानी सिक्रेसी डायरेक्शन को निकाल के पब्लिकेशन को आगे जाने दे सकते हैं, बट रीजनेबल ग्राउंड लेना जरूरी है। क्लियर है सर? यस सर। द रिजल्ट of every reconsideration under subsection 1 shall be communicated to the applicant within such time and such manner as may be prescribed। ये कितने टाइम में मिलता है? अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन 6 महीने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन द ओपिनियन कि भाई इस पब्लिकेशन, इस एप्लीकेशन में से सिक्रेसी डायरेक्शन हटा दीजिए, तो ये इंफॉर्मेशन जब कंट्रोलर को मिली तो कंट्रोलर कितने दिनों में एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेगा? सर 15 डेज। 3 days में एज कर पर, देगा। हाँ, एज पर रूल नंबर, एज पर रूल नंबर 72 सब क्लोज 1। यहां पर मैंने 2 लिखवा दिया था, सब क्लोज 1 कर दीजिएगा। इसका है रूल नंबर 72 सब क्लोज 1। 15 डेज के अंदर अंदर। याद करना जरूरी है, सिर्फ रूल 17 नहीं नहीं ही नहीं याद नहीं नहीं नहीं, करना। 72 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72, दैट्स इट। ओके सर। मगर है ना सर, 72 में 2 ही सब क्लोज है और पहला सब क्लोज यहां पर आ गया, दूसरा सब क्लोज आएगा 38 में। इसीलिए सर 72 में है ना 2 सब क्लोज है, और वो 2 सब क्लोज में से पहला सब क्लोज आता है 36 में, दूसरा सब क्लोज आएगा अभी 38 में ही, एक्सटेंशन ऑफ टाइम में। क्लियर सर? याद रखने के लिए अगर हो जाता है तो ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि हो ही जाएगा आपको। एक बार ये चीजें डिस्कस होनी जरूरी है, बाकी दिमाग में एज इट इज बैठती है ना। मैंने इतना ज्यादा इसके बारे में रिवीजन किया है ना, रजत सर करते हैं, बट इवेंचुअली जब पढ़ाते हैं या समझाते हैं तो उसी टाइम पे सारी चीजें दिमाग में बैठ जाती है, उसमें कुछ करना नहीं होता, यानी दिमाग पे जोर मत डालिए, एज इट इज आपको याद रह जाएगा। ओके सर। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस में पहला क्वेश्चन, अगर किसी भी एप्लीकेशन पे सिक्रेसी डायरेक्शन लगा हो तो क्या कंट्रोलर उसे ग्रांट देने से मना कर सकते हैं? नो सर। नो। परफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी भी एप्लीकेशन पे सिक्रेसी डायरेक्शन लगा हो तो कंट्रोलर ने ये डिसीजन लिया कि इसका पब्लिकेशन नहीं होगा, और दूसरा डिसीजन लिया कि इसको पेंडिंग रखा जाएगा, इसको ग्रांट के लिए भी प्रोसीड नहीं किया जाएगा, ग्रांट नहीं मिलेगी वो नहीं, बट ग्रांट के लिए प्रोसीड नहीं किया जाएगा, क्या वो दोनों डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में? सर नहीं उसको किया जा नहीं सकता। नहीं होगा इट सर। इज नॉट अपीलेबल, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ ही है। 35 to 42 की कोई भी नहीं है एप्लीकेशन। वो आता है उसमें 41 में, मगर इसका पर्टिकुलर लिखा हुआ है। नहीं सर, हम लोग ये रहा। रिफ्यूज टू ग्रांट कंट्रोलर कर हम्म, सकता है ना। नहीं कर सकते। देखिए, द कंट्रोलर सेल नॉट
pass an order refusing to grant the same. ओके, एंड सर पब्लिश तो नहीं करेगा। पब्लिश नहीं करेगा। वही तो दो डिसीजन लिए ना। कंट्रोलर ने पहला क्या डिसीजन लिया कि मैं इसको पब्लिश होने नहीं दूंगा। दूसरा क्या डिसीजन लिया, हालांकि मैं ग्रांट देने से मना नहीं कर सकता हूं, बट ग्रांट दूंगा नहीं जब तक रिवोकेशन हट नहीं जाता, जब तक सीक्रेसी डायरेक्शन, रिवोकेशन नहीं सीक्रेसी डायरेक्शन हट नहीं जाता है, तब तक मैं ग्रांट के लिए आगे प्रोसीड भी नहीं करूंगा। ग्रांट देने से अच्छा, मना नहीं ग्रांट के करेंगे। लिए, लेकिन ग्रांट के लिए प्रोसीडिंग्स नहीं होंगे, बट ठीक है ना। लेकिन ये सर लिखवाया था ना, इट कैन बी ट्रीटेड एज, इट कैन मूव टू द स्टेज ऑफ ग्रांट। नहीं, मैं उसको भी समझाता हूं आपको। पहले ये दो कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, वो अपील नहीं हो सकता है एंड उसको ग्रांट देने से मना नहीं किया जा सकता है। अब तीसरा, सोलेशियम मिलेगा अगर सीक्रेसी डायरेक्शन में जो एप्लीकेशन है उसका यूज होता है 100, 101 एंड 103 से, तो क्या मिलेगा, सोलेशियम मिलेगा। कौन करती है यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है यूज, तभी सोलेशियम दिया जाएगा। और उस केस में सोलेशियम कब दिया जाएगा, अब आंसर दीजिए। सोलेशियम मिलेगा मगर कब, फिर वो आफ्टर ग्रांट मिलेगा। आफ्टर ग्रांट मिलेगा। यानी उससे पहले क्या होना पड़ेगा, सीक्रेसी डायरेक्शन को रिवोक होना पड़ेगा, फिर ग्रांट मिलेगी, फिर ग्रांट के बाद जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस इन्वेंशन का यूज किया है उसके लिए मिनिमम एक रिम्बर्समेंट या मिनिमम थोड़ा सा आपको रॉयल्टी, उसे सोलेशियम कहा जाता है, वो मिलेगा। रीजनेबल रॉयल्टी कहते हैं उसको। लिखा है ना, अ पेटेंट हैड बीन ग्रांटेड फॉर द इन्वेंशन, कब मिलेगा, अगर पेटेंट ग्रांट हुई तो मिलेगा, नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। अब ये क्लियर हुआ मैडम। डायरेक्शन लगने के बाद ही ग्रांट होगा ना, सीक्रेसी डायरेक्शन हटने के बाद ग्रांट होगा। हटने के बाद ही ग्रांट होगा। एंड लास्ट पॉइंट है कि सीक्रेसी डायरेक्शन में अगर कोई एप्लीकेशन है तो क्या उस पीरियड के लिए उसको रिन्यूअल फीस देनी पड़ेगी, नहीं सर। देनी पड़ती। नहीं देनी पड़ेगी। No renewal fees shall be payable in respect of any period during which those directions were in force. चलिए बस हो गया। अब आते हैं 38 में। यस सर। इस पे सर एक डाउट है, अगर सपोज सर कोई पेटेंट फाइल हुआ और 4 साल तक सिक्रेसी लगा रहा, तो मतलब वो तब तक तो ग्रांट नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। रिन्यूअल फी की जो पेमेंट की बात आएगी वो पिछले मतलब 2 साल की तो ऑलरेडी पे रहती है, रिमेनिंग 2 ईयर की हमें नहीं देनी पड़ेगी फिर, ऐसा है। सर देखिए, पहले 2 साल की फीस को हम रिन्यूअल फीस नहीं कहते हैं। आप हाँ कहीं पर भी रिन्यूअल की फीस लगती ही तीसरे साल से। हाँ सर, वो 3rd साल से काउंट होती है कैलकुलेट। तो आप ऐसा मानिए कि पहले 2 साल में वो हम समझने के लिए ऐसा करते हैं कि हमने जो एप्लीकेशन के 1600 रुपये दिए वही उसकी पहले 2 बरस की रिन्यूअल फीस है। बट आप अभी से ये मान के चलिए कि पहले 2 बरस की फीस होती है 0 रुपीज रिन्यूअल की, क्योंकि वो 1600 रुपये किसकी फीस है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट की। यस सर। मगर है भी हकीकत कि वो 1600, इसलिए 800 + 800, तो उससे 2 बरस निकल जाते हैं। वैसा कहीं पर लिखा नहीं हुआ है। वो किसके लिए है, लिखा क्या है, वो है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट के लिए। तो ये पहले सभी दो फॉर्म बरस 1 की के लिए। हाँ, और पहले 2 बरस की रिन्यूअल फीस वो कहीं पर भी नहीं लिखी है, इसीलिए हम उसको क्या मानेंगे, 0 क्लियर है सर। ओके सर। चलिए नेक्स्ट। सारिका मैडम जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सेक्शन नंबर 38 यहां पर है, रिवोकेशन ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ टाइम। पहला क्वेश्चन यहां से, मान लीजिए सीक्रेसी डायरेक्शन में जो एप्लीकेशन थी
उसका फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल नहीं हुआ है। फॉर्म नंबर 18 या 18A नहीं फाइल किया गया है, तो उस केस में फॉर्म नंबर 18 कब फाइल किया जाएगा? सीक्रेसी डायरेक्शन रिवोक होते ही। ये आंसर दीजिए। रिपीट करेंगे एक बार। सीक्रेसी Sir, डायरेक्शन रिवोक होते 6 ही months, फॉर्म नंबर 18 कब तक फाइल किया जा सकता है? 6 months, sir. 31 मंथ या फिर 31 months. ये दोनों टाइमलाइन रहती है, एक नहीं है, दोनों है। विच एवर एक्सपायर लेटर, यानी 31 मंथ फ्रॉम प्रायोरिटी और 6 मंथ फ्रॉम सीक्रेसी डायरेक्शन रिवोक, विच एवर एक्सपायर्स लेटर। ये किसके लिए टाइमलाइन है? 24P। हाँ, ये फॉर्म नंबर 18 के लिए, 24 नहीं, 20। हाँ, इसमें मेंशन है 20 रूल नंबर 24B एंड रूल नंबर 24C में मेंशन है। हाँ, अब लेते हैं 72 की टाइमलाइन। ये पहले तो हमने एक फॉर्म नंबर 18 की टाइमलाइन ले ली। इसके अलावा अगर कोई भी काम बाकी है, जैसे कि प्रूफ ऑफ राइट सबमिट करना बाकी है, मेंशन ऑफ इन्वेंटर सबमिट करना बाकी है, या फिर आप मान लीजिए कि फॉर्म नंबर 3 की डिटेल्स देना बाकी है, एक्सेट्रा, फॉर्म नंबर 18 को छोड़ के अगर कोई भी काम बाकी था जिसकी डेडलाइन एक्सपायर हो चुकी है ड्यूरिंग दिस सीक्रेसी डायरेक्शन, वो सभी काम करने के लिए रूल नंबर आता है 72 सब क्लोज 2। और उसमें कहा गया है कि जितना टाइम आपको सीक्रेसी डायरेक्शन लगा था, सीक्रेसी डायरेक्शन पीरियड, उतना ही टाइम, सेम टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा आपको वो डेडलाइंस में जो काम नहीं हुए, जिसकी डेडलाइन चली गई थी, वो काम करने के लिए। मान लीजिए कि सीक्रेसी डायरेक्शन आपकी एप्लीकेशन पे 8 महीने तक लगा था, तो आपको और 8 महीने मिलेंगे जहां तक आपको जो डेडलाइंस कंप्लीट हो चुकी थी सीक्रेसी डायरेक्शन में, उसको कंपेंसेट करना है। वो सारे काम आपको वापस कंप्लीट करने हैं। इज दैट क्लियर और एनी डाउट? Yes, sir, clear. रूबी मैम, मोनिका मैम, क्लियर? क्लियर है सर। Yes. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 39। पहला क्वेश्चन यहां पर, अगर कोई भी रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, रेसिडेंस ऑफ इंडिया क्या सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया ही होते हैं? नहीं, चलो NRI भी होता है। उल्टा नहीं, sir. उल्टा उल्टा क्वेश्चन करता हूं। मान लीजिए कि आप फ्लाइट पकड़ के गए अमेरिका, यूएसए, और यूएसए में जाके आपने एक इन्वेंशन किया। आपने, जो आप हैं सारे इंडियन सिटीजन, आपने यूएसए में जाके एक इन्वेंशन किया। क्या इंडियन गवर्नमेंट आपको बाउंड करती है कि भाई आपको पहले वो एप्लीकेशन इंडिया में ही फाइल करना पड़ेगा? जी सर। नहीं करती है। इसीलिए यहां पर लिखा है रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया shall except under the authority of a written permit sought in a manner prescribed and granted by or on behalf of the controller make or cause to be any application। फिर भी मैंने जो एग्जांपल दिया है उसको भी एक बार चेक करते हैं क्या मैंने सही बोला है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए। हाँ चलो बाद में ले लेते हैं, पहले इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं।
I am Indian citizen and currently moving to USA for research purpose. Now, during USA trip, I found one invention. So, as per section 39 of the Patent Act, shall I need to file first in India, even though the invention was found by Indian citizen, not resident. Indian citizen, but residing in USA, not in India. अब देखते हैं ये क्या कहता है. देखिए, you are an Indian citizen, still in holding Indian nationality. You are temporarily residing in the US for research work. While in the US, you conceived a new invention and wished to file a patent. अब सेक्शन 9 क्या कहता है? No person resident in India shall apply for a patent outside India without written permission from the controller unless they have already filed the same application in India at least 6 weeks earlier and no secrecy direction enforced on that Indian application. Section 39 restricts resident in India from first filing abroad. So key distinction, citizen or residence. Section 39 applies to resident in India, not all Indian citizen. Indian citizen पे नहीं है, जो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं उस पे लग रहा है. If you physically and legally residing in US, क्योंकि मैं तब US में था physically और legally, not resident in India at that time, तब आपको इंडियन रेसिडेंट नहीं माना जाएगा. Then section 39 does not restrict you from filing first in the US. क्लियर है मैडम ये बात? कि आप जी सर। कहां पर रहते थे वो इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे जब ये चीज हुई. तो सेक्शन 39 आपको बाउंड कर रहा है रिसाइडिंग इन इंडिया, चाहे वो बाहर के कोई पर्सन हो जो इंडिया में रह के इन्वेंशन करे या फिर इंडिया का कोई पर्सन हो जो बाहर रह के इन्वेंशन करे. तो वो कहां पर रह के इन्वेंशन हुआ है वो इंपॉर्टेंस रखता है और उसी के बेसिस पे कहाँ के डिसीजन रिसोर्सेज लिया यूज जाए. किया है. कहाँ के रिसोर्स यूज किए हैं उसी के बेसिस पे पहले एप्लीकेशन कहाँ फाइल करनी है वो देखा जाएगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूएस में फर्स्ट फाइल करना चाहिए. मेरा ये कहना है कि अगर मैंने यूएस में जाके कोई इन्वेंशन किया है तो मुझे इंडिया में सेक्शन 39 रोक नहीं सकता है कि मैं इंडिया में फाइल ना करूं उससे पहले और बाहर फाइल करूं. या फिर किसी भी बाहर की कंट्री का पर्सन जो इंडिया में आके पहली बार इन्वेंशन करता है तो फिर इंडियन लॉ उसे बाउंड करता है कि भाई आपको पहली एप्लीकेशन इंडिया में करनी पड़ेगी या फिर आपको फॉर्म नंबर 25 फाइल करके आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं पहली एप्लीकेशन डायरेक्टली बाहर फाइल करूं. अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर मैंने इंडिया में मैं रिसाइड कर रहा हूँ, रिसाइड इंडिया में कर रहा हूं, मैंने इन्वेंशन इंडिया में बनाया, पहली एप्लीकेशन इंडिया में फाइल की, अब मैं पीसीटी के लिए या कन्वेंशन के लिए कब फाइल कर सकता हूं? आफ्टर 6 weeks.
आफ्टर 6 वीक्स। 6 weeks. और अगर वो 6 वीक्स में क्या लगा तो फिर मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। Secrecy Secrecy direction. direction. सिक्रेसी डायरेक्शन। अगर वो 6 वीक के अंदर मुझे, मान लीजिए कि पहली एप्लीकेशन मैंने इंडिया में फाइल की और फिर मुझे 6 वीक के अंदर पीसीटी फाइल करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? FFL. पहले, हाँ, FFL. एफ Foreign एफ filing. एफ एल एफ एफ एल ये क्लियर कट लिखा हुआ है मैन्युअल में कि अगर आप इंडिया में पहली एप्लीकेशन फाइल करते हो और बाद में आपको 6 वीक से पहले भी अगर जाना है पीसीटी के लिए, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एफएफएल फाइल करो, कंट्रोलर से अप्रूवल लो, फिर जाओ। हालांकि उस बात का कोई मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि एफएफएल का भी डिसीजन आने में कंट्रोलर 21 दिन तो ले सकता है, यानी 3 वीक तो ले ही सकता है। चलिए वापस आते हैं दूसरे केस में कि मुझे डायरेक्टली फाइल करना है आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में डायरेक्टली फाइल करना है आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में फॉर्म नंबर कौन सा फाइल करना पड़ेगा? 25. 25। और कितने दिन का वेट लगता है? 21. 21 डेज। मान लीजिए उस 21 डेज में सिक्रेसी डायरेक्शन लगी, तो वो 21 डेज कहाँ से काउंट होंगे? जब से सेंट्रल गवर्नमेंट वापस कंट्रोलर को कहेगी कि हाँ, इसमें सिक्रेसी डायरेक्शन अब रिवोक हो चुकी है, अब नहीं लगानी है, हटा दी गई है। जब ये नोटिफाई करेगी कंट्रोलर को, तो सेंट्रल वहां से गवर्नमेंट की 21 टाइमलाइन डेज कुछ नहीं होती है। कुछ नहीं होती है। हाँ, एक टाइमलाइन ले सकते हो, हालांकि वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगी कि नहीं आई डोंट नो, बट वो हर 6 महीने पे रिव्यू करेगी। हाँ, ओके, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा मान लेते हैं कि भाई अगर सिक्रेसी डायरेक्शन लगा है तो फिर वो हर 6 महीने पे रिव्यू होगा। सेक्शन नंबर 40, लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 35 और 39। मान लीजिए कि कोई पर्सन, सिक्रेसी डायरेक्शन उसकी एप्लीकेशन पे लगा है, फिर भी वो क्या करता है, एप्लीकेशन को कहीं पर भी पब्लिश कर देता है सिक्रेसी डायरेक्शन लगने के बाद, तो उस एप्लीकेशन का क्या होगा? अंडर सेक्शन चल भाई। 128 उसको इम्प्रिजनमेंट और मतलब 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, और या फिर हाँ वो वो रिवोक तो हो जाएगी ना सेक्शन 64। हाँ वो तो पर्सन के साथ होगा, एप्लीकेशन के साथ अबेंडन अबेंडन हैव बीन अबेंडन। यानी ऐसा माना जाएगा कि जिस दिन उसने एप्लीकेशन फाइल की थी या जिस दिन उस पर सिक्रेसी डायरेक्शन लगा था, वहां से ही वो क्या है, खारिज है। दूसरा कि अगर 39 का किसी ने उल्लंघन किया, पहले इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं और इंडिया में पहली एप्लीकेशन फाइल नहीं की, या फिर पहली एप्लीकेशन फाइल की और 6 वीक का टाइम नहीं रखा और डायरेक्टली बाहर फाइल कर दिया, या फिर पहले फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस नहीं लिया और डायरेक्टली बाहर फाइल कर दिया। अब वो किसी भी तरीके से इंडिया में फाइल कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन को अमेंडन कर दिया जाएगा। अगर पेटेंट ग्रांट हो चुकी है तो उस ग्रांट को रिवोक कर दिया जाएगा। करेक्ट? और टू बी बाकी रिवोक्ड। टू बी रिवोक्ड, ये टू बी रिवोक्ड यानी उसी दिन, जिस दिन पता चला उस दिन रिवोक किया जाएगा, उससे पहले के राइट इंटैक्ट रहेंगे। पहले से रिवोक है ऐसा नहीं माना जाएगा, टू बी रिवोक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर सॉरी, इसमें आता है सेक्शन नंबर 118 भी, जहां पर उस पर्सन के साथ क्या होगा, वहां पर इम्प्रिजनमेंट या 2 बरस की जेल या फिर फाइन, या फिर दोनों। फाइन में अमाउंट कोई भी तय नहीं है कि 1 लाख 10 लाख, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है, ये याद रखिएगा। नो फाइन है। हाँ, फाइन कितना है वो पता है, नो फाइन नहीं है, फाइन होगा कितना है वो पता नहीं है। हाँ, वो डिसाइड करेगी कोर्ट। हाँ, डिसाइड करो। सेक्शन नंबर 41, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट।
चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी चीज पब्लिश होने से रोक के रखी हो, या फिर कंट्रोलर ने ये डिसीजन लिया है कि इस पे सिक्रेसी डायरेक्शन लगाना है, इसको ग्रांट नहीं देनी है, या फिर एप्लीकेशन को रिवोक करना है क्योंकि 35 सेक्शन का उल्लंघन किया है या 39 का उल्लंघन किया है, तो अबेंडन या रिवोक करना है। तो उस केसेस में जो भी ऑर्डर कंट्रोलर या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे वो सभी हाई कोर्ट में अपीलेबल नहीं है। ओके, एनी कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सॉरी ये मेरी गलती होगी, किसी भी कोर्ट में अपीलेबल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी अपीलेबल नहीं है। सेक्शन नंबर 42, nothing in this act shall be held to prevent the disclosure by the controller of information concerning an application for a patent or a specification filed in pursuance thereof to the central government for the purpose of the application or specification being examined for considering whether an order under this chapter should be made or whether an order so made should be revoked। इसका हमने कंक्लूजन निकाला था ये कि अगर सिक्रेसी डायरेक्शन में कोई भी एप्लीकेशन है तो इसे एग्जामिन करवा सकते हैं कंट्रोलर। अब थोड़ा सा इसको चैट जीपीटी भाई को भी पूछते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा समझाओ ये क्या कहना चाहता है। And government is also treated as a person. Where it is written, is it written everywhere? सिंपल एक्सप्लेनेशन पहले समझते हैं। इस सेक्शन का मतलब है कि अगर कंट्रोलर किसी पेटेंट एप्लीकेशन या उसके स्पेसिफिकेशन की इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है तो वो अलाउड है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है और इसके लिए कंट्रोलर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। ये डिस्क्लोजर गवर्नमेंट को इसीलिए दी जा सकती है ताकि वो डिसाइड कर सके कि क्या सिक्रेसी ऑर्डर अंडर चैप्टर 7 सेक्शन 35 to 42 लगाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। यानी वो यही देखना चाहते हैं कि क्या इस पे सिक्रेसी डायरेक्शन लग सकती है कि नहीं, तो वो क्लास डिफाइन करना चाहते होंगे प्रॉपर, या अगर कोई सिक्रेसी ऑर्डर पहले से लगा हुआ है तो क्या उसे रिवोक करना चाहिए कि नहीं। तो ये रिवोक करने के लिए भी कंट्रोलर से ही एग्जामिन करवा सकता है। इन शॉर्ट, कंट्रोलर अगर गवर्नमेंट को पेटेंट के डिटेल्स बताता है फॉर नेशनल सिक्योरिटी एग्जामिनेशन पर्पस तो वो एक्ट का वायोलेशन नहीं है। यानी कंट्रोलर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, रिलेटेड टू दैट एप्लीकेशन, तो वो सिक्रेसी यानी एक्ट का वायोलेशन नहीं है, वो एक्ट की मर्यादा का वायोलेशन नहीं है। मान लीजिए एक इंडियन साइंटिस्ट ने एक मिसाइल गाइडेंस इन्वेंशन के लिए पेटेंट फाइल किया। कंट्रोलर उस इन्वेंशन की डिटेल्स डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज सकता है ताकि गवर्नमेंट चेक करे कि ये इन्वेंशन सिक्रेसी के लिए के अंडर रखी जा सकती है कि नहीं। ये डिस्क्लोजर लीगल है, सेक्शन 42 के तहत प्रोटेक्टेड है। तो बस यही कहना चाहते हैं कि कंट्रोलर, सेक्शन 42 ये कहना चाहता है बेसिकली कि कंट्रोलर कोई भी डॉक्यूमेंट किसको भेज सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकता है किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड जिसपे सिक्रेसी डायरेक्शन लगा है या लग सकता है, सॉरी, उसके लिए सिक्रेसी डायरेक्शन लगाना चाहिए कि नहीं वो डिफाइन करने के लिए किसी भी इन्वेंशन की सारी डिटेल्स भेज सकता है। अब ये क्लोज क्यों आया, कोई मुझे ये बता सकता है कि ये ऐसी बात क्यों कही गई है यहाँ पर? आपसे उल्टा क्वेश्चन करता हूं मैं, इसको समझने के लिए मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन करता हूं। मुझे ये आंसर दीजिए कि अगर आपने एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया है और आपका पब्लिकेशन अभी तक नहीं हुआ है
तो क्या कंट्रोलर आपकी एप्लीकेशन को देख सकता है? यस और नो? देख सकते हैं सर। सर ओनली इन देख वन सकता है। केस, ओनली इन वन केस, सिक्रेसी वैसे नहीं देख डायरेक्शन। सकते। हाँ, अगर नहीं, सिक्रेसी डायरेक्शन भी नहीं, अगर कंट्रोलर को कोई भी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है तो तब जाके वो इन्वेंशन को देख सकता है। मान लीजिए कि वो ये चेक करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि ये पब्लिकली प्रिजुडिस हो रहा है, तब भी कर सकते हैं। ये इन्वेंशन एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, तब भी कर सकते हैं। ये इन्वेंशन में सिक्रेसी डायरेक्शन लग सकता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए कंट्रोलर किसी भी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। करेक्ट। और इसी की वजह से वो सारी एप्लीकेशन को देखते हैं, पर्पस यही है। और इसी की वजह से देख लीजिए, आपने इन्वेंशन फाइल किया, अब आपको ये कहा जाए कि आपके इन्वेंशन को पेटेंट ऑफिस देख सकता है कि नहीं, तो उसका आंसर है यस, देखेगा ही देखेगा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन पे क्या करना है, उन्हें सिक्रेसी डायरेक्शन लगाना है कि नहीं, ये तय करना है। दूसरी बात, मान लीजिए कि सिक्रेसी डायरेक्शन नहीं भी, सॉरी, सिक्रेसी डायरेक्शन छोड़िए, मान लीजिए कि वो एप्लीकेशन का पब्लिकेशन नहीं होता है, तो क्या उससे कंट्रोलर या एग्जामिनर उसे प्रायर आर्ट के तौर पे देखेंगे? एप्लीकेशन को देख सकते हैं, मगर क्या उसे प्रायर आर्ट के तौर पे कंसिडर करेंगे? नहीं सर। नहीं करेंगे। वो तभी करेंगे जब उस एप्लीकेशन का पब्लिकेशन हो गया होगा, तभी, अदरवाइज नॉट। चलिए अब डेट से प्रोटेक्टेड रहेगा ना सर, वो जिस दिन फाइल हुआ था उसी दिन से ना प्रोटेक्टेड है वो। क्या? सर जिस दिन फाइल हुआ था उसी दिन से वो प्रोटेक्टेड है ना, किस पर्पस के लिए प्रोटेक्टेड? मतलब ये फॉर द एंटिसिपेशन के लिए। हाँ, नहीं, मैं समझा नहीं सर, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? जैसे सर अगर कोई एप्लीकेशन फाइल हो गई तो एंटिसिपेशन जो आती है उसके बाद की डेट की फाइलिंग की तो नहीं आएगी ना, भले ही एप्लीकेशन नहीं नहीं पब्लिश नहीं नहीं नहीं, हो। हाँ हाँ सर, हाँ सर, मगर नहीं सर, देखिए, एक चीज आपको समझाता हूँ गंगाधर सर। मान लीजिए आज आपने एप्लीकेशन फाइल की, आपकी एप्लीकेशन का पब्लिकेशन नहीं हुआ, जी यानी सर। आपने विड्रॉ कर लिया, उस केस में आपकी वो प्रायोरिटी नहीं मानी जाएगी फिर। करेक्ट, वो तो सिंपल सी बात है। हाँ तो आपकी प्रायोरिटी तभी मानी जाएगी जब आपकी एप्लीकेशन पब्लिश होगी, ये भी बात तो है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ सर। हाँ, आपकी प्रायोरिटी, भले ही आप बोल रहे हो वो सही है कि आपकी प्रायोरिटी के पहले वाले ही एप्लीकेशन आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, आपको एंटिसिपेट करेंगे, मगर कब? आपकी एप्लीकेशन अगर पब्लिश होती है तो, वरना नहीं, वरना फिर वो आपकी वो इन्वेंशन कभी पब्लिश हुई नहीं थी, ऐसा माना जाएगा। ओके सर। वैसे है सिंपल, मैं इसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। चलिए अब सेक्शन नंबर 11 से 14 क्विकली रिवाइज करते हैं। सेक्शन नंबर 11, एक्सटेंशन अगर मुझे फाइल करना है तो फॉर्म नंबर एक्सटेंशन के लिए, या रिन्यूअल बोल लीजिए। फॉर्म नंबर 3, अमाउंट, अमाउंट 2000 रुपीज और रूल नंबर 23 रूल 23। और ये कितने बरस तक का मिलता है हमें? प्लस 5 इयर्स 5 सर, ईयर्स, 5 ईयर्स। और ये कब तक फाइल करना होता है? बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ 10 इयर्स। बिफोर 10 ईयर्स। ओके, सेक्शन 12, अगर मैंने ये फाइल नहीं किया फॉर्म नंबर 3, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा रिस्टोरेशन के लिए? वी कैन फाइल फॉर्म फॉर्म नंबर 4 फॉर्म नंबर 4 का अमाउंट? और 1000 1000 रुपीज। ओके। एंड रूल नंबर 24 से यहाँ पर आएगा कि मान लीजिए कि उसमें दो चीजें, चलो वो ग्राउंड रूल सेक्शन 13 में लेके जाते हैं। सेक्शन और फॉर्म नंबर 4 कब तक फाइल करना है? Within सर 1 1 year ईयर। from date of lapse. 10th to 11th ईयर। हाँ, 11th ईयर ही लिखते हैं ना।
11th ईयर ऑफ द डिजाइन टर्म। अब आते हैं सेक्शन 13 में, जहां पर दो ग्राउंड की बात थी। ग्राउंड कौन कौन से थे? अनड्यू डिले, नो अनड्यू डिले, दूसरा अनइंटेंशनल। जी, रूल नंबर 24 यहाँ पर लगता है। मान लीजिए कि फॉर्म नंबर 4 फाइल किया, उसमें ये दोनों ग्राउंड के बारे में आपने जस्टिफिकेशन दिया, कंट्रोलर एग्री नहीं करते हैं, कंट्रोलर बोलते हैं कि नहीं मैं रिफ्यूज कर रहा हूं, तो कंट्रोलर ने रिफ्यूज किया आपकी फॉर्म नंबर 4 को। वहां से आप कितने दिनों के अंदर आप हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं? हियरिंग रिक्वेस्ट इन 1 मंथ। ये सब चलिए फिर मान जाते हैं कंट्रोलर के, भाई मान लिया मैंने, आपकी बात मान ली कि चलो ठीक है, आपने जो भी कहा वो सही है। तो एज पर रूल नंबर 25 अब क्या करना होगा? पे एडिशनल फीस हाँ, एडिशनल फीस कितनी? 1000 प्लस हाँ, और अनपेड हाँ अनपेड प्लीज फीस प्लस 2000। अनपेड फीस, वो एक ही होगी यहाँ पर 2000। वो कितने दिनों में? 1 मंथ 1 मंथ फ्रॉम कंट्रोलर्स ऑर्डर। नोटिस। और फिर ये चीज को क्या करेगा कंट्रोलर? पब्लिश नहीं, ये है ना, पब्लिकेशन नहीं होता, ये एडवर्टाइज करेगा। एडवर्टाइजमेंट इन ऑफिशियल गैजेट इन 1 मंथ। कहाँ से 1 मंथ? जब आपने अमाउंट पे की, फॉर्म 4 की अमाउंट पे किया। फॉर्म 4 की नहीं करेगा, ऐसा कल कंक्लूड किया था, तो अभी मैं उसी कंक्लूजन पे रहना चाहता हूँ। हालांकि अगर कोई मेरे पास एविडेंस आया तो मैं उसको चेंज करूंगा, बट कल तक तो हमारा पहले डिसीजन तो यही था। अच्छा सर, कल जी मेरी क्लास मिस हुई थी। हाँ, सर तो हम लोग एंड में 4000 नहीं देंगे, 3000 ही देंगे, ऐसा हुआ था। नहीं मैडम, फॉर्म 4 का तो अमाउंट दे ही दिया ना आपने। हाँ फॉर्म 4 के तो 1000 दे ही दिए यहाँ पर, उसके बाद अनपेड 3000 2000 रुपये। 1000। हाँ, तो टोटल 4000 हुए रिस्टोर करवाने के। हाँ ठीक है सर। ओके, तो बस इतने तक हमने कंक्लूज किया। और एक 14, सेक्शन 14 में क्या था? सिंपल सी बात है, सेक्शन राइट्स 14 ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू सेक्शन 62 ऑफ पेटेंट। पेटेंट। नो राइट्स ड्यूरिंग लैप्स पीरियड। एंड पेटेंट में जो लैप्स पीरियड होता है, पेटेंट में लैप्स पीरियड वो होता है डेट ऑफ लैप्स से करके लैप्स टू डेट ऑफ पब्लिकेशन पब्लिकेशन ऑफ रिस्टोरेशन एप्लीकेशन, यानी फॉर्म 15 का। और डिजाइन में जो लैप्स पीरियड होता है वो होता है डेट ऑफ लैप्स से करके पब्लिक एडवर्टाइजमेंट अच्छा ऑफ डिसीजन ऑफ कंट्रोलर का। क्लियर? ये बस इतना डिस्कशन हुआ था। ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं क्लियर है तो मैं रात को कर दूंगा, या फिर आप मुझे फोन करके भी पूछ सकते हैं। नहीं सर समझ गए। बस खत्म बात। चलिए 8:05 हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से हमने प्रिपेयर किया, और लग रहा है कि सभी की अंडरस्टैंडिंग बेटर बेटर, यानी एकदम प्योरीफाइड हो रही है, ग्लोरीफाई हो रही है। मिलते हैं वापस 1 से 2 में अगर आप आते हैं तो, वरना रात को 9:30 बजे। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। जय